पहले व्यापारी और नागरिक पलायन करता था, बेटियों के सामने सुरक्षा का एक गंभीर संकट था। आज अपराधी पलायन करता है और माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलते हैं। अपराधी कोई भी रहा हो, हमने उसकी जाति मत मजहब नहीं देखा। अयोध्या मेरे लिए आस्था का केंद्र बिंदु है, राजनीति का नहीं, कि जहाँ से पार्टी मुझे कहेगी मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने जहाँ से मुझे उपयुक्त समझा वहाँ से मुझे चुनाव लड़ाया। जब कोरोना आया था एक भी बेड हमारे पास मौजूद नहीं था। आज हमारे पास 1,80,000 बेड मौजूद हैं। आज हमारे यहाँ 24 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। तो कुछ अतृप्त आत्माएं होती हैं जो कभी तृप्त नहीं होती हैं। अच्छा है, उनको जहाँ अच्छा लगता अपने अनुसार रास्ता चुनने का अधिकार तो हर एक व्यक्ति को, आप किसी को जबरदस्ती बांधे को तो बांध तो रख नहीं सकते हैं। जनता सब देख रही है, वक्त आने पे जवाब भी देगी। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान अखबार पिछले 10 सालों से एक मुहिम चला रहा है, आओ राजनीति करें। और ये मुहिम हम उन लोगों के लिए चलाते हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति आम आदमी का काम नहीं है, राजनीति सिर्फ कुछ ही लोगों का काम है और उनके बारे में फिर वो कुछ भी कहने को स्वतंत्र है। मेरा कहना ये है और हिंदुस्तान अखबार का बहुत दृढ़ तरीके से मानना है कि राजनीति जब तक आम आदमी पूरी उस पर हिस्सेदारी नहीं निभाएगा राजनीति में, तब तक प्रशासन, शासन और समाज तीनों का भला नहीं होगा। आज आओ राजनीति करें के शुभारंभ के इस अवसर पर मैं स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, और आपसे ही सवालों से मैं इसकी शुरुआत करता हूं अभियान की। 5 साल हो रहे हैं आपकी हुकूमत को। आप 5 ऐसे काम क्या हैं जो आपको संतोष देते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश को उसकी अपनी पहचान वापस दिलाना। उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक परसेप्शन था कि यूपी में दंगे होते हैं, यूपी में अराजकता है, यूपी में गुंडागर्दी है, यूपी में विकास की सोच नहीं है, यूपी में कोई भी कार्यक्रम आगे नहीं चल सकता है, हमने उस धारणा को बदला है। यूपी सुरक्षा के मुद्दे पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मुद्दे पर, किसानों को मिलने वाली सहायता के मुद्दे पर, विकास की योजनाओं के साथ साथ सुशासन से जुड़ी हुई भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के मुद्दे पर और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अपनी योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने में आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में एक है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, इस हरेक तबके को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य और वहां पर उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर गरीब को उपलब्ध कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला खड़ा कर देना, हाईवे का निर्माण होना, एयरपोर्ट का निर्माण होना, मेट्रो के माध्यम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतरीन करना, यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। इसलिए यह एक अनगिनत श्रृंखला है जिसको हम 5 कार्यों के माध्यम से नहीं जोड़ सकते, लेकिन मैं कह सकता हूं हमने सुरक्षा, प्रदेश के 25 करोड़ जनता को, हर बेटी को सुरक्षा देने का जो वायदा किया था हम उसमें सफल हैं। हमने प्रदेश को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की प्रक्रिया को जो आगे बढ़ाया है, उसमें हम लोगों ने देश के अंदर कुछ मानक और कुछ प्रतिमान स्थापित किए हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमने हर गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। 43 लाख गरीबों को मकान देना, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करा देना, 1 करोड़
43 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करा देना, 1,56,00,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन पहुंचा देना, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन उपलब्ध करा देना, 9 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दे देना, 1 करोड़ गरीबों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन 1,000 रुपये हर महीने देने का कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। किसानों की आमदनी को दोगुना करने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसानों की कर्ज माफी से लेकर के एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा उपलब्ध करा देना, ये सभी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदल करके हमने जो वायदा किया था राष्ट्रवाद, सुरक्षा, सुशासन और विकास का, इन तीनों मुद्दों पर हम जनता जनार्दन की अदालत में जो हमने वायदे किए थे उसको पूरा किया और 2022 के विधानसभा चुनाव में हम उस पर खरा उतरेंगे। 5 ऐसे काम जो आपको लगता है कि उसके लिए आपको और समय मिलना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए हमने आपको लगता है कि 5 साल में ये संभव है? अगर आपको प्रदेश की जनता 5 साल देती है। हमने पिछले 5 साल के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुने से अधिक की वृद्धि की है। याद करिए, जब हमारी सरकार आई थी तब यूपी का बजट 3 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के आसपास था। आज यह बजट, सालाना बजट 6 लाख करोड़ का है। स्वाभाविक रूप से प्रदेश के बजट का दायरा बढ़ने से प्रदेश के विकास का दायरा बढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय 43,000 पर एनम होने के से बढ़ करके आज ये लगभग 90,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी आय दुगनी होने का अभिप्राय भी इसी बात को लेकर के कि उत्तर प्रदेश एक सही ट्रैक पे गया। और सही मायने में आप कहें तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को कार्य करने के लिए 2 ही साल मिले, 3 ही साल मिले। 2 साल तो कोरोना में बीत रहे हैं, अन्यथा यूपी की इकोनॉमी को हम 3 गुना तक पहुंचाने में हमें मदद मिली होती है। लेकिन हम संतुष्ट हैं। हमने यूपी की इकोनॉमी को देश की नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में स्थापित करने के लिए कुछ मानक तय किए हैं और उस पर हमारा कार्य चल रहा है। उस पर हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, हमारी कमेटियां काम कर रही हैं, एक्सपर्ट ग्रुप इस पे काम कर रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि यूपी इसमें सफल होगा। आपके इतने सारे काम के बावजूद युवा आंदोलित हैं, उनको लगता है कि उन्हें रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध हो रहे, तो रोजगार कैसे बढ़े उत्तर प्रदेश में? वो नहीं बढ़ पाया जितना बढ़ना चाहिए था। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं इसलिए सहमत नहीं हूं, 2016-17 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, बेरोजगारी की जो दर थी, वह लगभग 18% था। आज वह घट करके 4.9% पे आया है। हमने यहाँ पे सरकारी नौकरी में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। 1,61,00,000 से अधिक यूथ को निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार की सुविधा भी दी। 60 लाख लोगों को परंपरागत उद्यम में, MSME में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उन्हें स्वतः रोजगार के साथ भी आगे बढ़ाने का काम किया। यूपी में हमारे जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, हम लोगों ने जो अपने प्रदेश के अंदर सेक्टोरियल पॉलिसीज जो लागू की हैं, औद्योगिक निवेश के या जितनी भी 21 ऐसी सेक्टोरियल पॉलिसीज हमने जो घोषित की है, ये सभी न केवल निवेश से संबंधित हैं बल्कि निवेश के साथ साथ रोजगार से भी जुड़ी हुई है। निवेश और रोजगार से जुड़ा हुआ है, इन सबको जोड़ा गया है और उसी का परिणाम है कि यूपी
देश के अंदर आप केरल के अंदर देखेंगे, केरल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज भी 30% है, यूपी के अंदर 4.9 है। किसी भी अन्य राज्य की तुलना में आप वेस्ट बंगाल में देखिए कितनी खराब स्थिति है, महाराष्ट्र में जाके देखिए क्या स्थिति है। उनकी तुलना में यूपी बेहतरीन स्थिति में है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और उन अपने यूथ को उनके अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए, स्मार्ट यूथ की परिकल्पना को साकार करने के लिए 1 करोड़ यूथ को हम वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। और इंटरनेशनल और देश और दुनिया की जितनी ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाएं उनके साथ उनको जोड़ करके और फिर उनके स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपने सिंचन क्षमता बढ़ाई, आपने रोजगार दिए, आपने प्रति व्यक्ति आमदनी कहीं से कहीं पहुंच गई आपके समय में। इसके बावजूद लोग कहते हैं कि फिर आखिर कैराना और जिन्ना और अब्बा जान, इन मुद्दों की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कैराना से, कांधला से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 2017 के बाद सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। आज यहाँ का व्यापारी और यहाँ का नागरिक नहीं बल्कि अपराधी पलायन करता है। ये बुनियादी अंतर है। पहले व्यापारी और नागरिक पलायन करता था, बेटियों के सामने सुरक्षा का एक गंभीर संकट था। आज अपराधी पलायन करता है और माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलते हैं। ये बदली हुई परिस्थितियां हैं। विपक्ष का आरोप है ये बुलडोजर सिलेक्टिवली चलते हैं, कुछ लोगों पे चलते हैं, कुछ खास लोगों पर नहीं चलते। देखिए, अपराधी अपराधी है, अपराधी कोई भी रहा हो। हमने उसकी जाति, मत, मजहब नहीं देखा। अगर उसने अनैतिक तरीके से सरकारी संसाधनों पर लूट मचा करके सार्वजनिक संपत्ति पर, व्यापारी की संपत्ति पर, गरीब की संपत्ति पर कब्जा किया है तो हमने उस पर कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं किया है। हमारी ही सरकार है जिसने प्रयागराज में एक माफिया से 100 एकड़ से अधिक लैंड अवैध कब्जे से मुक्त करवा करके गरीबों के लिए आवासीय स्कीम वहाँ पर बना रहा है। ये सिलसिला जारी रहेगा? ये सिलसिला आगे जारी रहेगा और इसीलिए इसी संकल्प के साथ हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आए हैं। आप कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आपने जो काम किया वो सबके सामने है। आप हमेशा भ्रष्टाचार पर भी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन रिवर फ्रंट घोटाले में कार्रवाई बड़ी सीमित लोग मानते हैं कि जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। ऐसे भी कुछ और भी मुद्दे हैं। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पर सरकार उतनी ही अच्छी लड़ाई लड़ पाई जितनी कि कानून व्यवस्था के फ्रंट पे लड़ी? देखिए, हम लोग जब आए थे तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की बात हमने की थी और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमने जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की थी। गोमती रिवर फ्रंट के मामले को लेकर के भी हमारी सरकार ने उस समय इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दी थी। सीबीआई इसकी जांच कर रहा है और इस मामले में जो भी दोषी होगा, कुछ लोग जेल जा चुके हैं, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी बाकी है और मुझे लगता है कि सीबीआई समयबद्ध ढंग से उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। सबसे पहला चरण पश्चिम यूपी में है। आप भी लगातार पश्चिम यूपी में जा रहे हैं, कल भी थे। वहाँ पर गन्ना बहुतायात में पैदा होता है और गन्ना किसानों का ये कहना है कि 5 साल में सिर्फ एक बार हमारी गन्ने की कीमत बढ़ाई गई और वो भी जो अगल बगल के स्टेट्स पे सरकारें हैं, जो आपकी ही पार्टी की सरकारें हैं, उनके मुकाबले गन्ने की कीमत उनको नहीं मिलती है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास प्रदेश के अंदर 45 लाख गन्ना किसान हैं और 45 लाख गन्ना किसानों के हितों के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोग जब आए थे 2017 में, तब उत्तर प्रदेश के अंदर 8 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था, 2009-10 से लेकर के 2017-18 तक का। हमारी सरकार ने इस दौरान 1,55,400 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। अब तक हम कर चुके हैं।
अगर आप 2003 से लेकर के 2017 के इन 14 वर्षों के कार्यकाल को देखेंगे तो इतना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। हाँ, सपा बसपा की सरकार के समय प्रदेश की 21 चीनी मिलें बंद कर दी गई या औने पौने दाम में बेच दी गई थी। हमने चीनी मिलों को फिर से चलाना शुरू किया, नई चीनी मिलें स्थापित की। महान किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के कर्म भूमि की चीनी मिल 30 वर्षों से मांग हो रही थी, यहाँ पे नई चीनी मिल लगाई जाए, इसकी क्षमता वृद्धि की जाए, नहीं कोई करता था। हमारी सरकार ने नई चीनी मिल स्थापित कर दी रमाला में। मुंडेरा में किसानों पर गोलियां चलाई थी पिछली सरकारों के समय, हमारी सरकार के समय वहाँ नई चीनी मिल दे दी। पिपराइच में नई चीनी मिल लगा दी और आज प्रदेश के अंदर 119 चीनी मिलें हम लोग चला रहे हैं। ये कहना कि हमने गन्ना मूल्य का जो है वृद्धि नहीं की है, पर कुंटल 40 रुपये हमारी सरकार ने वृद्धि की है पिछले 5 वर्ष के दौरान। लेकिन मार्केट और गन्ना इन दोनों का संबंध होना चाहिए और उसको जोड़ करके ही ये दाम बढ़ाए जाते हैं। किसान समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान चाहता है। हम करंट सीजन में भी, जो करंट सीजन हमारा चल रहा है 21-22 का, इसमें 70% गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। इसमें भी बकाया नहीं है। मौजूदा सत्र का भी 70% गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। पिछले सत्र का पूरा क्लियर हो चुका है। पिछले सत्र का मुश्किल से 400 करोड़ रुपए बाकी है और करंट सीजन का भी 70% गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। धान प्रोक्यूरमेंट हमारा 56 लाख मीट्रिक टन अब तक हो चुका है। 28 फरवरी तक अभी धान का प्रोक्यूरमेंट चलेगा। सीधे किसान से खरीदा जाता है, किसान के खाते में पैसा जाता है। 2017 के पहले ये नहीं होता था। 2,54,00,000 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ जा रहा है। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम हमारी सरकार ने किया। 22 लाख हेक्टेयर लैंड को हमने अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई। वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं, बाण सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, बंडई परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो किसान को हर खेत को पानी चाहिए, उसकी उपज का उचित दाम चाहिए, शासन की योजनाओं का उसे लाभ चाहिए। इसको डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको दिया है। किसानों को एक आपका केंद्र सरकार का वायदा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का। किसानों की आय होने लगी। आपके जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं किसानों की आमदनी होने लगी। उत्तर प्रदेश में किसानी को एक व्यवसाय के तौर पर स्थापित करें ताकि पलायन ना हो, इसके लिए आपके पास कोई योजना है? देखिए, हमारे यहाँ अन्नदाता किसानों ने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं और सचमुच जब अपने इन अन्नदाता किसानों को मैं देखता हूँ तो मेरा मन उनका अभिनंदन करने के लिए होता है और हमारी सरकार करती भी है। आपने देखा होगा आज हमारे यहाँ कई जनपदों में आधुनिक तकनीक से खेती हमारे किसान कर रहे हैं। कहीं ड्रैगन फ्रूट की हो रही है, कहीं पर स्ट्रॉबेरी की हो रही है, कहीं पर लोग किसी अन्य उसके साथ काम करने शुरू कर दिए हैं और बहुत अच्छी एक बहुत नयापन दिया है लोगों ने। यूपी के अंदर ये चीज़ें देखने को मिली हैं। एक किसानों की आमदनी को कई गुना वृद्धि की है। एक सामान्य किसान की आमदनी भी दुगनी हुई है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था यूपी के अंदर हुआ है। एमएसपी में ही सामान्य किसान को धान गेहूं पैदा करने वाला हो या फिर दलहन तिलहन में, ये सब किसानों को काफ़ी अच्छा दाम मिल रहा है। तो लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम दिया जा रहा है एमएसपी के माध्यम से। और अगर कोई व्यक्ति थोड़ी भी परंपरागत खेती से हट करके कुछ उसमें इनोवेशन कर ले तो उसको बहुत कुछ उसमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरकार किसानों और किसानी की बढ़ोतरी के लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ एक आरोप है कि छुट्टा पशु जो है, जो बेचारे फसल उगाते हैं उसको खा जाते हैं। देखिए, ये निराश्रित गोवंश की एक समस्या प्रदेश में थी, थोड़ी बहुत अभी भी है, लेकिन सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
देखिए, इसकी समस्या 2-3 कारणों से हुई। एक तो पहले यहाँ पे इलीगल स्लॉटर हाउसेस चलते थे। वो आपका चुनावी वायदा भी था उस समय। हमने जितने भी अवैध बूचड़खाने थे सब बंद कर दिए। हम गौ कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। ये हमारा संकल्प था, हम उस संकल्प पे आज भी अड़िग हैं। हमने हर किसान को 3 ऑफर दिए। एक, निराश्रित गौ आश्रय स्थल 5,500 से अधिक हमने गौशालाएं इस समय हम संचालित कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, और इसमें हमारे पास 7 लाख से अधिक गोवंश हमारे पास मौजूद है। दूसरा है हमारे पास वहाँ पे गाय की देखभाल करना, उनके लिए सब चारे की व्यवस्था करना, उसको हर प्रकार की सुरक्षा देना, ये सब सरकारी संरक्षण में चल रहा है। दूसरा कार्य है समाधान, उसमें सहभागिता योजना। कोई भी किसान हमारे निराश्रित गौ आश्रय स्थल से 4 गोवंश अपने पास, 4 गोवंश तक, 1 भी रख सकता है, 2 भी रखता है, 4 भी रखता है, 4 गोवंश तक अपने पास रख सकता है। और उसमें हर गोवंश का 900 रुपये हर महीने हम उस परिवार को देते हैं। यानी अगर किसी ने 4 रखा तो 3600 रुपये हर महीने उस परिवार को मिलेगा सरकार की तरफ से। और तीसरी स्कीम है जिसमें पोषण मिशन के अंतर्गत किसी भी कुपोषित परिवार में अगर कोई बच्चा या कोई माँ कुपोषित है तो उस बच्चा या माँ को वहाँ पर सरकार के को एक निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक ब्याई हुई गाय दी जाती है, और साथ साथ हर महीने 900 रुपये भी दिए जाते हैं। तो कुपोषण को दूर करने के लिए भी और वह गाय की सेवा कर सकें इस दिशा भी उनको दिया गया है। आप आश्चर्य करेंगे कि लगभग 1 लाख गोवंश हमारे पास सहभागिता योजना के माध्यम से हमने किसानों को दिए हैं, और लगभग 15,000 गोवंश हमने पोषण मिशन के अंतर्गत भी उपलब्ध करवाई हुई है। ये स्कीम वर्तमान में प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक संचालित है। हमारा प्रयास है कि जो अन्य गोवंश है उसको भी हम फिर निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर ले जाकर के उसकी सुरक्षा और उसके लिए नस्ल सुधार की दिशा में हम कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें, उस पर कार्रवाई चल रही है। किसानों को आप मुफ्त अन्न भी दे रहे हैं, गरीबों को, और इस तरह की तमाम योजनाएं हैं जो एग्जीक्यूट हुई हैं, लेकिन उन लोगों का आरोप यह है कि साहब महंगाई बहुत बढ़ गई है और उस महंगाई की वजह से हमको बहुत परेशानी हो रही है। एक मुद्दा बनाने की महंगाई को लेकर हमेशा बात होती है चुनाव में। देखिए, महंगाई को एक मुद्दा बनाने का प्रयास हुआ है, और ये केवल मुद्दा भारत का नहीं, ये दुनिया का है। आपके हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा था आप तो चुनाव ही हार गए इसलिए कि वो और ये दुनिया का मुद्दा होने के नाते इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना हम लोग कर रहे हैं। कोरोना ने जीवन को अस्त व्यस्त किया दुनिया के अंदर। जीवन और जीविका को बचाने का एक जद्दोजहद चला। हम सबको अभिनंदन करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का एक बेहतरीन मॉडल भारत ने खड़ा किया दुनिया के सामने। और उसमें मार्केट में जो ये बदलाव देखने को मिला है, उससे गरीब को राहत देने के लिए ही फ्री में खाद्यान्न योजना लागू की। 80 करोड़ लोगों को पीएम अन्न योजना के माध्यम से फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार ने हर महीने 2-2 बार हर गरीब को फ्री में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। समस्या है तो उसका समाधान भी हुआ है, समाधान होगा। डीजल और पेट्रोल के दाम आपने देखा होगा, दीपावली के दिन 12-12 रुपये कम हुए हैं पर लीटर। इतना कम हुआ कभी? आपने दाम बढ़ते हुए देखे होंगे, लेकिन दाम कम होते हुए नहीं देखे होंगे। विपक्ष का कहना है सिर्फ चुनाव तक है, चुनाव के बाद फिर वही हो जाएगा। दीपावली में तो कोई चुनाव नहीं थे, पब्लिक को राहत दिलाने के लिए था। और आज आगे भी जनता के सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार खड़ी है। कोरोना का आपने जिक्र किया, और ये बात सच है कि कोरोना सबसे बड़ी महामारी है। उसमें आपके अपने अनुभव क्या है? कोरोना से जूझने में आपको भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी,
हमें याद है उस समय शायद एक ही प्रयोगशाला थी जो जांच कर सकती थी उत्तर प्रदेश में। देखिए, हमें इस चीज को देखना होगा कि विपत्ति या आपदा जब आती है तो आपदा हमें अनेक अवसरों को ढूंढने का भी एक अवसर देती है। और इस सदी की सबसे बड़ी इस आपदा के दौरान सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि एक अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश का मार्गदर्शन जिस मजबूती के साथ दिया वो बहुत अभिनंदनीय रहा है। एक एक पूरे देश को संबोधित करना, एक एक मुख्यमंत्री के साथ या उपराज्यपाल के साथ संवाद बनाना, फिर वहाँ की व्यवस्था के बारे में चिंता करना, कोई कमी है तो भारत सरकार से उसको पूरा करना, हर प्रकार का सहयोग किया। जब कोरोना आई थी तब यूपी के अंदर कोई भी जांच की सुविधा नहीं थी। आज हमारे पास 4 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता है। जब कोरोना आया था एक भी बेड हमारे पास मौजूद नहीं था। आज हमारे पास 1,80,000 बेड मौजूद हैं। आज हमारे यहां 24 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। एक क्रम निरंतर चल रहा है। और जीवन और जीविका को कैसे बचाना है इसके कुछ मॉडल खड़े किए गए निगरानी समितियों के माध्यम से, तो उसने बहुत कुछ नया दिया है। हम टीम वर्क कैसे रिजल्ट दे सकता है, सामुदायिकता की भाव कैसे आगे परिणाम दे सकते हैं, उसका बेहतरीन उदाहरण भी दिया। दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं, उसका भी उदाहरण हम लोगों ने इस दौरान देखा है। टीम वर्क की आपने बात की, पर आपके टीम के कुछ सदस्य चुनाव से एंड पहले दूसरी जगह चले गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप किसी को रोक तो सकते नहीं। बीजेपी में भी कहीं और से आए थे, तो कुछ अतृप्त आत्माएं होती हैं जो कभी तृप्त नहीं होती हैं। अच्छा है, उनको जहां अच्छा लगता अपने अनुसार रास्ता चुनने का अधिकार तो हर एक व्यक्ति को, या आप किसी को जबरदस्ती बांधे को तो बांध तो रख नहीं सकते हैं। जनता सब देख रही है, वक्त आने पे जवाब भी देगी। माना यह जाता है कि उन्होंने एक सामाजिक समीकरण की संरचना की थी भाजपा में के साथ मिलकर। आपको लगता है क्या उस पर कोई दिक्कत आने वाली है चुनाव में? देखिए, सामाजिक न्याय क्या है? एक गरीब के हक पर डकैती डालना क्या सामाजिक न्याय है? गरीबों को पलायन करने के लिए मजबूर कर देना क्या सामाजिक न्याय है? बेटी की सुरक्षा के साथ खतरा पैदा करना क्या ये सामाजिक न्याय है? एक गरीब को शासन की सुविधा मिल जाए, उसके जीवन में खुशहाली ला दिया जाए, ये सामाजिक न्याय है। और मेरा ये मानना है, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 5 वर्ष में 18,000 लोगों को मकान नहीं मिल पाए थे। यानी 18,000 लोगों को मकान सैंक्शन हुए थे, दिया एक को भी नहीं था। हमारी सरकार के समय 43 लाख गरीबों को एक एक आवास मिला है। ये सही मायने में सामाजिक न्याय है, बिना भेदभाव के। न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ, सबका विकास, यही सामाजिक न्याय है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय मिल जाना, ये सामाजिक न्याय है। बेटी को उसके गांव में ही रोजगार मिल जाना, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से, ये सामाजिक न्याय है। 9 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, ये सामाजिक न्याय है। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन मिलना, ये सामाजिक न्याय है। इन गरीबों के राशन को बटोर करके मार्केट में ब्लैक करना, ये सामाजिक न्याय नहीं होता। पिछली सरकारें यही करती थी। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सामाजिक न्याय के इस सिद्धांत को अक्सर लागू किया है और उसका पालन भी करवाया है। उसका लाभ हर व्यक्ति ले रहा है, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर एक तबके का व्यक्ति पूरी उसके साथ ले रहा है, उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। अयोध्या के आंदोलन से, राम जन्मभूमि के आंदोलन से आपका मठ, खुद आप निजी तौर पर बहुत ज़्यादा जुड़े रहे, उसके पुनर्निर्माण में, मंदिर में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, तो फिर आप अयोध्या से चुनाव क्यों नहीं लड़े? देखिए, मेरा सौभाग्य है
कि मेरे दादा गुरुजी भी और मेरे गुरुजी भी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के जो अग्रिम पंक्ति के नेतृत्व करता थे उनमें से थे। और मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में जब राम मंदिर के निर्माण का कार्रवाई श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा प्रारंभ हुआ है, तब मुझे प्रदेश के अंदर पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया है। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात हो नहीं सकती। अयोध्या मेरे लिए आस्था का केंद्र बिंदु है, राजनीति का नहीं। और मुझे लगता है कि मैंने इस बात को पार्टी के ऊपर छोड़ा था कि जहाँ से पार्टी मुझे कहेगी मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने जहाँ से मुझे उपयुक्त समझा वहाँ से मुझे चुनाव लड़ाया। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले सारे आरोपों का विस्तृत जवाब दिया और हमेशा की तरह वो न सवाल लेने से हिचकिचाए न जवाब देने से हिचकिचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।